जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो करवा चुका हूँ जिसमें मैंने पूरी किताब के इम्पोर्टेंट जो 20 प्रश्न थे वो करवाए थे। आज फिर मैं लेसन 1 के, क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप लेसन 1 के लेसन बाय लेसन आप इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा दीजिए, तो आज मैंने लेसन 1 से 15 प्रश्न उठाए हैं और आज मैं लेसन 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं वो सभी करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, क्लास 10 SST। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब सम्मिलित किया गया था। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, जितने भी प्रश्न हैं सब प्रश्नों के जो राइट आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है 1810, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1801 और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1805 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1800। तो इसमें से जो भी राइट आंसर है उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप सबने अपने अपने आंसर दे दिए होंगे। अब मैं इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूं, वो क्या है, सन 1800 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जैकोबिन का संबंध किस देश से था। तो सभी बच्चे बताएंगे कि जैकोबिन का संबंध किस देश से था। तो जैकोबिन का संबंध जापान से था, फ्रांस से था, भारत से था या रूस से। तो सभी बच्चे इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट में बताएंगे। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ कि जैकोबिन का संबंध फ्रांस से था। कहाँ से था, फ्रांस से। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देता हूँ इसके बारे में। जैकोबिन ये एक दल था, क्या था, दल, जो फ्रांस की क्रांति के समय जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसको भी ध्यान रखना कि जो जैकोबिन दल था उसने फ्रांस की क्रांति के समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सन 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है। तो सभी बच्चों को क्या बताना है कि जो सन 1804 की नागरिक संहिता थी उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हमारा एक है, ऑप्शन नंबर ए बोस्टन संहिता, ऑप्शन नंबर बी प्रसा संहिता, ऑप्शन नंबर सी हिटलर संहिता, ऑप्शन नंबर डी नेपोलियन संहिता। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लिखना है। चलिए मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों ने लिख दिया होगा इसका राइट आंसर। अब मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ, वो क्या है, नेपोलियन। तो जो 1804 की नागरिक संहिता थी उसको नेपोलियन संहिता भी बोला जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो राजवंश फिर से सत्ता में आया वह था। प्रश्न क्या है, वियना की संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो राजवंश फिर से सत्ता में आया वह था। तो सभी को बताना है कि कौन सा राजवंश जो था जो वियना की संधि के बाद फिर से सत्ता में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रूवो वंश, सालाजार वंश, मोसाई वंश, रोमन वंश। तो इसमें कौन सा वंश था जो वियना की संधि के बाद वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो राजवंश फिर से सत्ता में आया था। तो ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बोर्बो वंश। आपको बताते चलें कि जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो इस वंश को सत्ता से हटा दिया गया था। किस वंश को, बोर्बो वंश को। जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो बोर्बो वंश को सत्ता से हटा दिया गया था। लेकिन जब वियना में संधि होती है तो इस वंश को फिर से सत्ता दे दी जाती है, सत्ता पे बैठा दिया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, फ्रेडरिक सरियू कौन था। फ्रेडरिक सरियू कौन था। तो आपको बताना है कि ये रूसी राजनीतिक विचारक थे या पुर्तगाली अर्थशास्त्री थे या फ्रांसीसी चित्रकार थे। तो सभी बच्चों को क्या करना है, इसका राइट आंसर बताना है। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर बताना है कि रूसी राजनीतिक विचारक था या पुर्तगाली अर्थशास्त्री था या फ्रांसीसी चित्रकार था। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होगा।
चलिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं। क्या क्या थे ये? फ्रांसीसी चित्रकार थे। कौन थे? फ्रेडरिक सरियो। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1849 से 70 में हुआ था इटली का एकीकरण। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, वियना संधि कब हुई थी? वियना संधि कब हुई थी? तो वियना संधि कब हुई थी सभी लोग बताओ। ऑप्शन नंबर 1 है 1895 में, ऑप्शन नंबर बी है 1825 में, ऑप्शन नंबर सी है 1915 में, ऑप्शन नंबर डी है 1815 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी, 1915 में इसकी 1915 में वियना की संधि हुई थी। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। इसको साफ करते हैं फिर लिखते हैं। वीडियो को पॉज किया जाए। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 हमारा है, अर्नेस्ट रेनन कौन था? तो आप सभी लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि अर्नेस्ट रेनन कौन था। प्रूसिया का वैज्ञानिक था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, फ्रांसीसी दार्शनिक था या अमेरिकी योद्धा था? तो अर्नेस्ट रेनन कौन था? ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक। प्रश्न नंबर 9 है, जियोसेप्पे मैस्सिनी कहाँ का क्रांतिकारी था? जियोसेप्पे मैस्सिनी कहाँ का क्रांतिकारी था? बोस्टन का, जर्मन का, इटली का, प्रूसिया का? कहाँ का ये क्रांतिकारी था? तो ये इटली का था। कहाँ का था? इटली का। इन्होंने इटली में जो यंग इटली क्रांतिकारी संगठन था उसकी स्थापना की थी। इन्हें इटली का स्पंदित हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंदित हृदय। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट था थोड़ा, तो इसको याद रखना कि इन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी और इन्हें स्पंदित हृदय भी कहा जाता है। तो इस बात को याद रखना। प्रश्न नंबर 10 है, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का, मैस्सिनी का, काबूर का या सभी का? तो आपको बता दें, इटली के एकीकरण में इन सभी का योगदान था। इटली के एकीकरण में इन सभी का योगदान था। प्रश्न नंबर 11 है, किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई? प्रश्न नंबर 11 क्या है? किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी? सेंट पीटर चर्च में, सेंट पॉल चर्च में, सेंट मेरी चर्च में, सेंट स्टीफन चर्च में? तो जो फ्रैंकफर्ट संसद की सभा जो थी वो सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? सेंट पॉल चर्च में। तो आपको बता दें कि जब जर्मन का एकीकरण हुआ था, कहाँ का? जर्मन का, क्योंकि जर्मन जो था पहले छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। किसमें था? छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। तो जब जर्मन का एकीकरण किया गया था तो अब भाई सभी राज्यों का एकीकरण तो कर लिया गया था, तो उन राज्यों को चलाने के लिए भाई कुछ ना कुछ कानून की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो वहाँ पर क्या किया गया था? जो सेंट पॉल चर्च थी उसमें जर्मन के जो छोटे छोटे राज्य जो एकत्रित किए गए थे उनके लिए लोकतांत्रिक संविधान बनाया गया था। क्या बनाया गया था? लोकतांत्रिक संविधान। तो इस बात को भी याद रखना। प्रश्न नंबर 12 है, लाल टोपी या टूटी जंजीर प्रतीक है? तो लाल टोपी या टूटी जंजीर किसका प्रतीक है? तो ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। किसका है? स्वतंत्रता का। टूटी जंजीर का मतलब होता है जैसे आप गुलामी से आज़ाद होना, इसी को बोलते हैं टूटी जंजीर। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण सन 1871 में हुआ था। ये बात सभी को पता होगी। किसके प्रयासों से हुआ था? आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका आप लोग, ये आपके लिए प्रश्न है, जो जर्मनी का एकीकरण सन 1871 में हुआ था और जर्मनी के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। किसने निभाई थी? ऑटो मान बिस्मार्क ने। किसने निभाई थी? ऑटो मान बिस्मार्क ने।
उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। प्रश्न नंबर 14 क्या है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। 1834 में, 1832 में, 1833 में या 1821 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1832 में। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो मैंने इस वीडियो में कवर किए। इसके बाद वाली वीडियो में इस चैप्टर से जितने भी अति लघु प्रश्न बनने वाले हैं वो कवर करेंगे। उसके बाद जो हम लोगों के लघु होते हैं उनको कवर करेंगे, फिर जो दीर्घ होंगे उनको कवर करेंगे। तो एक दो वीडियो में मैं ये सारी कवर करवा दूंगा। वैसे तो मैं एक वीडियो में ही कवर करवा सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको 2-3 पार्टों में पहले लेसन को फिनिश कर दूंगा, ताकि आप लोग भी आसानी से सही से समझ सकें। तो आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय दोस्तों। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।